तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7। स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो सेम लेसन का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले लेक्चर में हमने बायो-सैवर्स लॉ का एप्लीकेशन देखा एंड टुडे वी विल बी लुकिंग द सेम, कंटिन्यू करेंगे उसको एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन है बायो-सैवर्स लॉ का कि किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से अलोंग द एक्सियल लाइन कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हम निकालेंगे। तो आज के टॉपिक का हेडलाइन है magnetic field along the axial line of a circular current carrying loop। तो सबसे पहले अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अगर बात करूँ तो जो लूप दिया है वो इस प्लेन में दिया है। मुझे जो बेटर लगता है कि अगर हम प्लेन इस प्लेन में कंसिडर करें उस लूप को तो प्रोजेक्शन या समझने में चीज़ें ज़्यादा बेटर होगी। हालांकि अगर आप टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो स्टेट बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो वो भी सही है, बट हम थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच रखेंगे क्योंकि वो मेरे को थोड़ा इजी लगा। तो लेट अस कंसिडर सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसको लिया है, करेक्ट। सो दिस इज़ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हम लोग इसको ऐसे विजन से देखेंगे। तो लेट अस कंसिडर दिस एज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इस प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, और दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। और हमको क्या करना है, अलोंग द एक्सियल लाइन, मतलब ये ऐसा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और इसके अलोंग अगर मैं एक्सियल लाइन की बात करूँ तो उस एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है ये मुझे कैलकुलेट करना है। आपको समझ में आया ये डेरिवेशन किस चीज़ का है। अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसके वजह से अलोंग द एक्सियल लाइन यहाँ पे मेरे को कोई भी पॉइंट अगर मैं लूँ तो उस पर मुझे फील्ड निकालना है, तो वो फील्ड कितना आएगा वो मुझे निकालना है। तो लेट अस कंसिडर दिस एज एन एक्सियल लाइन। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P अलोंग द एक्सियल लाइन जिसका सेंट्रल एक्सिस से हमारा डिस्टेंस Z है। लेट R बी द रेडियस ऑफ द लूप, इसको मैं R मानता हूँ, कैपिटल R। मुझे ऑलरेडी पता है अगर मुझे करंट कैरिंग लूप लेना है तो एक छोटा एलिमेंट DL लेना पड़ेगा बायो-सैवर्स लॉ के एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी एक सेंट्रल लूप यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इस लूप पे मैंने एक छोटा सा DL ऑलरेडी लिया है। मानो करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रहा है और मैंने इस पॉइंट पे छोटा सा एलिमेंट DL लिया है। तो अगर करंट का फ्लो वाला डायरेक्शन ऐसा है तो छोटे DL का डायरेक्शन भी ऐसे होगा, करेक्ट, इसकी तरफ ऐसे। समझ में आ रहा है आपको, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। और इस पॉइंट से अगर मैं इस P पॉइंट को ज्वाइंट करूँ तो दिस इज माई स्मॉल r वेक्टर। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के तौर पे लिखूँ तो छोटा r इज द डिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं फील्ड निकालूं यहाँ से, अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, मतलब मुझे अगर फील्ड निकालना है तो ये अगर लेंथ का डायरेक्शन है और अगर ये मेरा आर बार का डायरेक्शन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर पर्टिकुलर DL के लिए DL क्रॉस आर बार के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। अगर आपको इमेजिन हो रहा है तो प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये है करंट कैरिंग लूप, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, DL का डायरेक्शन इस तरफ है, हमने DL का डायरेक्शन ऐसे फिक्स करके रखा है। और यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं लूँ तो आर बार का डायरेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये जो एंगल है, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। तो अगर आपको ये समझ में आया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल बिटवीन DL एंड आर बार इज 90 डिग्री। हर बार कहीं भी आप DL लिखे तो आपको आर बार और DL बार के अक्रॉस जो एंगल मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। अब अप्लाइंग बायो-सैवर्स लॉ, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो मुझे पता है बायो-सैवर्स लॉ ने क्या बताया। बायो-सैवर्स लॉ के अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो DL क्रॉस आर बार का जो डायरेक्शन होगा वही मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं DL की बात करूं, देखो यहाँ पे DL ये है, R ये है, DL का डायरेक्शन इस तरफ और मेरे आर बार का डायरेक्शन, तो राइट हैंड अगर थंब रूल लगाऊं मैं तो ऐसे
इसकी तरफ से मेरे को इस तरफ आना है, इसकी तरफ से, तो मेरा जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, आप समझो, ये आर बार है और ये मेरा डी एल है, तो डी आर क्रॉस आर बार इस तरफ होगा, तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है आपको? डी एल इस तरफ जा रहा है और मेरा आर इस तरफ है, तो इमेजिन मेरे को यहाँ से यहाँ अपने फिंगर्स कर्व करने पड़ेगी राइट हैंड थंब की, तो अगर मैं इसको ऐसे तरफ लेके जाऊँगा तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे को डायरेक्शन मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर विल बी सर्टन एंगल यहाँ पे, इस एंगल को मैं अल्फ़ा बोल सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट को अगर मैंने ऐसे जोड़ा है तो ये जो प्लेन है इस पर्टिकुलर आर बार के साथ सर्टन एंगल बना रहा है, उसको मैं अल्फ़ा बोल सकता हूँ, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे बायोट-सैवर्स लॉ लगाऊंगा एट पॉइंट पी, बायोट-सैवर्स लॉ ये बोलता है कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा। अब साइन थीटा मतलब साइन 90, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर बार, तो ऑलरेडी 90 है तो वो आर 1 हो जाएगा, अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर हो गया। अगर आप अभी ध्यान से देखोगे मैंने आपको बोला कि ये एंगल अल्फ़ा है, सो दिस एंगल इज़ 90, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 90 माइनस अल्फ़ा, करेक्ट। और अगर यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, करेक्ट, सो दिस विल बी अल्फ़ा। अगेन दिस एंगल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बिकॉज ये 90 डिग्री है। मैंने आपको बोला डी एल क्रॉस आर बार विल बी अ थर्ड वेक्टर डी बी बार विच विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ डी एल एंड आर बार, तो ये 90 होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, सो दिस विल बी 90 माइनस अल्फ़ा, और अगर ये पूरा 90 है तो दिस विल अगेन बी अल्फ़ा। तो अगर मैं इसको अल्फ़ा मानूँ तो ये डी बी के अलॉन्ग इसका रिजोल्यूशन होगा डी बी कॉस अल्फ़ा, और ऊपर की तरफ जाएगा डी बी साइन अल्फ़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इजी कैलकुलेशन है, अगर ये अल्फ़ा है तो 90 माइनस अल्फ़ा है, दिस विल ऑल्सो बी अल्फ़ा बिकॉज ये 90 डिग्री है। रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा आर बार के साथ वो 90 डिग्री होगा, सो ऑब्वियसली दिस विल बी अल्फ़ा। एंड अगर मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करूँ तो इफ दिस इज डी बी, दिस विल बी डी बी कॉस अल्फ़ा, दिस विल बी डी बी साइन अल्फ़ा। अब ये एक एलिमेंटल लेंथ की बात हुई। नाउ लेट अस कंसिडर अ सेम एलिमेंटल लेंथ डी एल। यहाँ पे इसका भी अपना डायरेक्शन आएगा नीचे। अगर ऐसे घुमा रहे इसको तो इसको मोड़ के इसको इधर डाल दो, तो अब इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस तरफ है। तो अगर आप देखोगे अभी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके वजह से सेम नीचे आएगा डी बी, करेक्ट, बिकॉज करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हमने पढ़ा है जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में डीएल है। तो इस छोटे एलिमेंट डीएल की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो ऑब्वियसली एक चीज़ कॉमन रहेगी, दिस आर विल रिमेन द सेम, तो इसके वजह से जो डी बी का फील्ड आएगा वो इधर आएगा। अगर आप इस चीज़ को अभी रिजॉल्व करोगे तो इस साइड के अलॉन्ग दिस विल बी डी बी साइन अल्फा एंड दिस विल अगेन बी डी बी कॉस अल्फा। तो ज़रा ध्यान से देखना, ऐसे इसके अपोजिट वाले डीएल के एलिमेंट ने इसके अपोजिट डी बी साइन अल्फा के एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर लिया। ऐसे बहुत सारे डीएल एलिमेंट्स का अगर हम इंटीग्रेशन ले ले तो हमारे पास सब डी बी साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड आई कैन नाउ ईजिली से B will be nothing but integration of all the dBs including the cos alphas, entire DL के सारे cos alphas। तो मैंने इसको total magnetic field at point B को integration of dB into cos alpha दिखा, करेक्ट? जी हाँ। अगर मैं अभी आगे बढ़ूँ तो मुझे पता है दिस इज अल्फा, दिस इज आर, दिस इज जेड एंड दिस इज स्मॉल आर। तो दो चीज़ें यहाँ से मैं बता सकता हूँ। पहली चीज़ कि मेरा cos अल्फ़ा कितना आएगा, सो माई cos अल्फ़ा विल बी एडजेसेंट साइड, ऑब्वियसली दिस इज 90, सो दिस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस विल बी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। सेकेंड थिंग इज मैं यहाँ पे हाइपोटेनस पाइथागोरस लगा सकता हूँ, तो वो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कमिंग बैक टू आर मेन डेरिवेशन। नाउ वी ऑलरेडी नो दिस इज बाय बायोट-सैवर्स लॉ। तो अगर मैं dp की जगह पे अपना वैल्यू डालूँ तो इट विल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा के जगह पे मैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपकी चीज़ें क्लियर है। देखो एक और चीज़, अलॉन्ग दिस लेंथ अगर मैं आर का डायरेक्शन की बात करूँ
तो आपने वो टोपी पहनी है, बर्थडे के दिन आपको कोन वाली टोपी मिलती है, आप पहनते हो बर्थडे के दिन, छोटे बच्चे पहनते हैं या नॉर्मली आप भी पहनते हो। उस टोपी के अलॉन्ग आपने देखा होगा जो भी रेडियल डिस्टेंस आता है, ये वाला डिस्टेंस, ये आर, ये थ्रू आउट द डीएल के लिए ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। तो ये चीज़ को आप याद रखना कि आर बार का जो डिस्टेंस है फॉर एंटायर स्मॉल एलिमेंट डीएल, उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो छोटा वाला आर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे पता है अगर मैं इंटीग्रेशन करके किसी चीज़ को बाहर निकालना चाहता हूँ इंटीग्रेशन के, तो उसका कांस्टेंट तो होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आए तो आप नोट कर सकती है, ठीक है। मूविंग अहेड, इसी इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। b at point p is equal to इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई, करेक्ट। हमने उसके बाद आगे क्या देखा, यहाँ पे इट विल बी आर क्यूब, करेक्ट, एंड देन इट विल बी आई इंटू आर एल इंटू डी एल। अब अगर आप इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट चीज़ों को निकालोगे तो दिस विल बी आर क्यूब, आई और आर भी बाहर निकलेगा, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अगर आप ध्यान से देखो अभी तो दिस बिकम्स वेरी इजी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 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 इज सर्कमफरेंस ऑफ द लूप। जी हाँ, सर्कमफरेंस ऑफ द लूप मतलब क्या होगा, 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस है हमारा कैपिटल आर। तो दिस बिकम्स वेरी इजी नाउ, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आर क्यूब, आई इंटू आर, और ये हो गया 2 पाई इंटू आर। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दिस विल बी 1 ज़ा, दिस विल बी 2 ज़ा, एंड मुझे पता है मैंने पिछले इक्वेशन में ऑलरेडी ये देखा है कि छोटे आर के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आर का क्यूब है यहाँ पे, तो इजीली मैं आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूँ। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज आई कैन फाइनली कम अप टू अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन, म्यू 0 आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 into bracket capital R square plus Z square raised to 3/2. So this is the final expression where Z is the distance. Z gives me the distance from the center to that point along the axial direction. So this is the final expression. अगर आप यहाँ पे देखोगे, now there is a very important thing. If you say consider a point at center, अगर आप सेंटर पे पॉइंट कंसिडर करोगे अलोंग द एक्सियल लाइन, ये हमारा एक्सियल लाइन है, और अलोंग द सेंटर पॉइंट अगर आप कंसिडर करोगे मतलब आप z को 0 पुट करने का सोच रहे हो। सो इफ़ यू पुट z इज इक्वल टू 0, मतलब ये पर्टिकुलर लूप पे अलोंग द सेंट्रल लाइन आपको सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है निकालना है। याद कीजिए आपने बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन से करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था वो कैलकुलेट किया था, याद है आपको। अगर आप उसको याद करोगे, उसको याद रखना, एंड लेट अस कंपेयर। अगर मैं इस इक्वेशन में z को 0 पुट करूँ तो दिस विल बी म्यू 0 आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट, अगर मैं इसको 0 पुट करूँ दिस विल बी दिस, अगेन सॉल्विंग दिस विल बी म्यू 0 आर आई इंटू आर स्क्वायर 2 इंटू अंडर रूट का स्क्वायर और उसका क्यूब विल बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एंड दिस विल बी द सेम एक्सप्रेशन जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, दैट इज म्यू 0 आई अपॉन 2 आर फॉर अ सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर अ करंट कैरिंग लूप। और इसी के लिए हमने सेमी सर्कल के लिए देखा था, यहाँ पे 4 आया था। जनरल इक्वेशन आया था हमारा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू थीटा, और वहाँ पे हमने थीटा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था 2 पाई फॉर एंटायर सर्कल और 4 पाई ओनली फॉर सेमी सर्कल। सो देखिए दोस्तों, हमने सीखा, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, लोग पता नहीं इस चीज़ से डरते हैं। आई फाइंड इट वेरी इजी, आप इजीली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। एक्सियल लाइन पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, इस पे सवाल भी बनते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके लेट अस कंसिडर, हमको एक्सप्रेशन मिला b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन सॉरी ये हो गया म्यू 0 अपॉन इंटू 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गॉट। नाउ अगर मैं बात करूँ इफ z इज वे ग्रेटर देन r, मतलब एक ऐसा पॉइंट लूँ कि उस लूप के रेडियस के कंपैरिजन में जो z का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है।
सो आई कैन ईजिली इग्नोर यहाँ पे R, बिकॉज अगर मैं Z इज बहुत ज़्यादा है R के कंपेरिजन में, तो मानो मैंने Z 100 मीटर लिया और R मैंने 1 मीटर लिया, तो 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल टू 100 का स्क्वायर। तो वहाँ पे मैं नीचे R का स्क्वायर इग्नोर कर सकता हूँ। तो वी कैन से B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Z स्क्वायर रेज टू 3/2, करेक्ट, Z स्क्वायर रेज टू 3/2, ये 2 से 2 कट गया, तो दिस इज म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Z क्यूब। आप सोच रहे होंगे सर ये आप क्या कर रहे हो, करेक्ट, रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करने जा रही है। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि आपके अंदर ये इंटरेस्ट जाग क्यों उठा कि अचानक आपने Z एक पॉइंट ऐसे क्यों लिया जो रेडियस से बहुत दूर है, एंड देन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अभी B की बात करूँ तो दिस विल बी म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Z क्यूब। दोनों साइड को 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पाई, करेक्ट। अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आए, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, R स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे दिस बिकम्स 4 पाई इंटू Z क्यूब। पाई R स्क्वायर को मैं एरिया बोल सकता हूँ क्या लूप का? यस, करेक्ट। देखिए आपको कुछ कुछ याद आना स्टार्ट हो गया होगा। I इंटू ए अपॉन 4 पाई इंटू Z क्यूब। और मुझे पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है मेरा म्यू, दैट इज इक्वल टू I इंटू ये, याद आ रहा है आपको, करेक्ट। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी 2 इंटू दिस कॉन्स्टेंट म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू म्यू अपॉन Z क्यूब। अब थोड़ा सा याद कीजिए आप, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो अलोंग द एक्सियल लाइन डाइपोल की वजह से जो आने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 2pk अपॉन r क्यूब, वेयर k इज द कांस्टेंट। यहाँ पे द सेम कांस्टेंट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई, 2 का कांस्टेंट वहाँ पे है। p इज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, z इज द डिस्टेंस, यहाँ पे r है। तो एनालॉजी अगर आपने समझी होगी तो आई कैन नाउ इजीली से along the axial line this magnet, और ये एक्सप्रेशन किसका बनता है? बार मैग्नेट का बनता है। अगर आप बार मैग्नेट का देखोगे तो बार मैग्नेट along the axial line उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? एग्जैक्टली इतना आता है। तो हमको ये समझ में आया कि करंट कैरिंग जो लूप है along the axial line it behaves just as like a बार मैग्नेट। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करवाने का आपका ये मतलब था कि जो सेंटर करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से सेंट्रल अलॉन्ग द एक्सियल लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके वजह से जो मैग्नेट फॉर्मेशन आता है वो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट अलॉन्ग द एक्सियल लाइन। और अगर आप एनालॉजी की बात करोगे तो आई हैव कंपेयर्ड दिस एनालॉजी विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल अलॉन्ग द एक्सियल लाइन। क्लियर है? तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक है, एक और टॉपिक है इसमें, देन विल फिनिश द वीडियो। अब थोड़ा लंबा होगा वीडियो, आई नो, ठीक है। अब देखो, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आपस में कितना फोर्स लगेगा। अगर आप इस चीज़ को समझने का ट्राई करोगे तो लेट अस कंसिडर टू कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट भी सेम। इसमें से करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट I2 फ्लो हो रहा है। लेट अस से दिस हैज़ लेंथ L1, दिस हैज़ गॉट लेंथ L2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के अलॉन्ग ही हम लेंथ का डायरेक्शन लेते हैं, करेक्ट। तो इसकी वजह से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिलहाल आप भूल जाओ कि यहाँ पे मैंने कोई कंडक्टर रखा है। अगर आप देखोगे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल की वजह से मुझे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। राइट हैंड थंब के हिसाब से मैं इसका डायरेक्शन दिखा सकता हूँ जिसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगा। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल की बात करूँ, करंट का डायरेक्शन एंड दिस विल डायरेक्शन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन अगर अंदर की तरफ होगा तो मुझे पता है कि अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक फील्ड आया और इस फील्ड में मैंने दूसरा कंडक्टर रखा, तो इस फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पे कुछ फोर्स लगेगा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ तो उस पर एक फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यही चीज़ हम कर रहे हैं। इसको हम अभी लिखते हैं कि
फर्स्ट कंडक्टर की वजह से, फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो फील्ड आएगा वो कितना होगा। देखो बायोट-सेवर्स लॉ में हमने एक एप्लीकेशन देखा था, लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो इन्फिनिटली लॉन्ग अगर वायर है और ये डिस्टेंस अगर मैं आर मानूं और इस पॉइंट पे मेरे को अगर फील्ड निकालना है तो इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी देखा था। इसमें से अगर आई करंट जा रहा है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर तो इसका डेरिवेशन आया था म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। आपको याद है बायोट-सेवर्स? अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरा लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं, जिसमें बायोट-सेवर्स लॉ की एप्लीकेशन में एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर के इन्फिनिटली लॉन्ग होने के बाद एक डिस्टेंस, सर्टन डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका एक्सप्रेशन हमने बनाया था। तो B1 की अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बी म्यू 0, जो करंट फ्लोर है उसका जैसे फील्ड आ रहा है दैट इज I1 अपॉन 2 पाई इंटू द डिस्टेंस बिटवीन, जिस डिस्टेंस पे फील्ड बन रहा है, तो दिस विल बी D। अब B1 I2 और L2 में एक फोर्स करेगा। नाउ फॉर फर्स्ट कंडक्टर फील्ड इज दिस, बट सेकेंड कंडक्टर experiences force because of B1 की वजह से सेकेंड कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कितना आएगा F2 विल बी इक्वल टू, अब देखो मुझे पता है ये आएगा I इंटू L2 बार क्रॉस B1 बार, करेक्ट। B1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब देखो मेरा करंट इस तरफ है और फील्ड इस तरफ है तो एंगल कितना आएगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री। फील्ड अंदर की तरफ, करंट इस तरफ, तो माई थीटा विल बी 90 डिग्री। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ दिस विल स्ट्रेटली बी F2 इज इक्वल टू दिस करंट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर दैट इज I2, दिस विल बी I2 L2 इंटू B1। तो अगर मैं F2 की बात करूं, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो। फोर्स थ्रू सेकेंड कंडक्टर F2 मुझे पता है दैट इज I2 L2 इंटू B1 मैंने ऑलरेडी देखा। B1 कितना आएगा, B1 आएगा म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई D। इफ आई पुट दिस एक्सप्रेशन F2 विल बी I2 L2 इंटू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई D। ना अगर इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर होगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा I1 म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D। सिमिलरली देखो अभी मैं पूरा अगर आपको बताऊं तो आप समझ जाओगे। सिमिलरली इस सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी एक फील्ड बनेगा यहाँ पे B2, जिसकी वजह से एक और फोर्स लगेगा and that force will also be similar to this, which will be F1 upon L1 is equal to mu 0 I1 I2 upon 2 pi D। Now both the forces will be same in magnitude। बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ज़रा सोचना, नीचे के लिए करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाओगे, देखो करंट का डायरेक्शन इस तरफ, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल लेंथ से मुझे फील्ड की तरफ जाना है L क्रॉस B बार, तो दिस डायरेक्शन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये जाएगा ऊपर की तरफ F2। नाउ इफ आई टॉक अबाउट F1, अगर मैं सेम फील्ड की बात करूं तो देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ आप, तो इसके अलोंग जा रहा है तो प्लेन से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे ये फील्ड ऐसे होगा, फील्ड बाहर की तरफ, करंट इसकी तरफ, तो मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट इज आई कैन इजीली से both forces are attractive if direction of current is same। तो अगर आपका करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो दोनों फोर्सेस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई नो लेक्चर थोड़ा बड़ा था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पेयर्स लॉ, और एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन और वैलिडेशन के साथ इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। विल बी वाइंडिंग अप द चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मिलते हैं एक्चुअल लेक्चर में। सी यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।